हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम फाइनली अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट इंग्लिश पर आ चुके हैं। आई होप आपने मेरी स्कोर 90 प्लस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस देख ली होंगी। मैंने अकाउंट्स, बीएसटी, मैथ्स, इकोनॉमिक्स सबकी स्ट्रेटजीज, टिप्स एंड बोर्ड्स की सारी टिप्स कवर कर ली हैं। फाइनली इंग्लिश पर आ चुके हैं। इन दिस वीडियो आई एम शेयरिंग द स्ट्रेटजीज एंड टिप्स टू स्कोर 90 प्लस इन इंग्लिश ऑफ कोर्स, बट द मेन ट्विस्ट इज इंग्लिश इज़ द सब्जेक्ट इन विच स्मार्ट वर्क बीट्स हार्ड वर्क। तो देखो, तुम्हें इंग्लिश में हार्ड वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपको थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क आना चाहिए, थोड़ी बहुत टिप्स पता होनी चाहिए, तो आप इजीली 90 प्लस स्कोर कर सकते हो इंग्लिश में। बिकॉज आई विल कवर मोस्ट टॉपिक्स लाइक हाउ टू राइट आंसर्स प्रॉपरली, नीटली एंड प्रेजेंटेबली, एंड हाउ टू सॉल्व रीडिंग कम्प्रीहेंशन, और जो भी ग्रामर की मिस्टेक्स वगैरह होती है सब कवर करने वाली हूँ टिल दी एंड। तो सबसे पहले अपने इंग्लिश एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंड द पैटर्न। सो देखो, सबसे पहले इंग्लिश के एग्जाम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में 3 सेक्शंस हैं: रीडिंग कम्प्रीहेंशन, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स एंड लिटरेचर ऑफ कोर्स। तो देखो, रीडिंग कम्प्रीहेंशन है वो 22 मार्क्स का होता है, एंड सेकेंड सेक्शन इज क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। इसमें आपको चॉइस होती है। देन हमारा लिटरेचर में 2 बुक्स हैं, आपको उसको अकॉर्डिंगली करना है क्योंकि सेम क्वेश्चंस आते हैं दोनों बुक से सेम वेटेज के। तो आप कोई भी एक बुक ज़्यादा मार्क्स की नहीं है, कोई भी एक बुक कम मार्क्स की नहीं है। तो मार्क्स जो है तीनों सेक्शन में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आपने एक भी सेक्शन इग्नोर करा, आपके 20-30 मार्क्स जाने हैं। तो आप कोशिश करो कि तीनों सेक्शंस को लेके चलो, तीनों की प्रैक्टिस करो अच्छे से, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली राइटिंग वाले की, क्योंकि देखो जितना आप जल्दी राइटिंग कर पाओगे उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में। देखो, सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए देखो, सबसे पहले आपको अपना क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ताकि जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो आपको दिमाग में बैठ जाए कि आप जब आप पैरा पढ़ने जाओ तो उसमें से क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, या फिर क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कॉम्प्रीहेंशन पहले पढ़ा, फिर जब आप क्वेश्चन पे पढ़ने जाओगे तब आप सोचोगे ये यहाँ पे था, फिर आपको उसे दोबारा ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ पे पढ़ा था। अगर आपने क्वेश्चन पहले पढ़ा होगा तो जब आप पैरा पे पढ़ोगे तो आप उसको अंडरलाइन कर देना, तो इससे आपको आंसर्स बहुत इजीली मिलेंगे। सेकंड थिंग इज आंसर्स को कॉपी मत करो, क्योंकि जब आप आंसर्स को कॉपी करके लिखोगे तो क्या पता 1-2 वर्ड हमें उसमें नहीं लिखने होते, बट हम वो लिख देते हैं। जब आप कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ रहे होते हो तब आप उसमें कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दिया करो, ताकि आप क्वेश्चंस को पढ़ो और अपने आंसर्स में हाईलाइट कर सको जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। वोकैबुलरी होती है, उसमें आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत वोकैबुलरी पढ़नी पड़ेगी, ताकि आप उसको इजीली सॉल्व कर सको। कोई भी एंटोनियम, साइनोनियम जो भी पूछता है वो आप उसकी इजीली बता सको। अगर आपको उस वर्ड का मतलब नहीं पता होता तो आप उसके आसपास के वर्ड्स के अकॉर्डिंग उसको समझो, ताकि उसको समझ आए कि वो कहना क्या चाहता है। ऐसे आप करोगे ना, तो उसकी एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि वो कहना क्या चाहता है। ये जो 22 मार्क्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ईजी भी होते हैं। आपने कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ा, आपके आंसर्स मिल गए, मुश्किल से 1 या 2 मार्क्स ही जा सकता है अगर आपने थोड़ी बहुत गलती करी हो, वरना ये भी नहीं जाता, सबको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो ये काफ़ी ईजी है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे वीक में एक बार एक कॉम्प्रीहेंशन दे सकते हो, तो आपको इसकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम तक। देखो, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, तो वो राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स 18 मार्क्स के भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको लेटर्स, इन्विटेशन, आर्टिकल, रिपोर्ट, वो एप्लीकेशन, नोटिस, बहुत चीज़ें आती हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तब होता है मैं बहुत कुछ लिखने का होता है, उसमें बच्चे लिखते लिखते थक जाते हैं। तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको वर्ड्स पता होंगे क्या कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, तो आप बहुत इजीली और जल्दी भी लिख सकते हो। तो इंग्लिश के एग्जाम में आपका पेपर जल्दी होना चाहिए, लास्ट तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत लिखना पड़ता है। अभी लिटरेचर पे आओगे, लिटरेचर में भी लॉन्ग आंसर्स होते हैं 6-6 मार्क्स के, उसमें 2 पेज जाते हैं। तो अभी हम स्किल्स पे बात करते हैं। राइटिंग स्किल्स में आप जॉब एप्लीकेशन, नोटिस, रिपोर्ट, इनविटेशन। तो देखो, जैसे आप राइटिंग स्किल का एक क्वेश्चन करते हो, आप एक क्वेश्चन लो, अपने क्वेश्चन पेपर के पीछे या फिर उस क्वेश्चन के बगल में ही कुछ एक कीवर्ड्स डाल दो, ताकि आपको याद रहे। जब आप आंसर लिखना चालू करो, उसको पैराग्राफ में लिखना चालू करो, तो भी आप लिखना चाहते हो, जैसे क्वेश्चन पढ़ते टाइम आपको दिमाग में कीवर्ड्स आते हैं वो आप लिख लो। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है, इवन मेरे साथ भी इतनी बार हुआ है कि जब मैं दिमाग में बिठा लेती हूँ कि मेरे को ये सब लिखना है और मैं भूल जाती हूँ लिखते टाइम, मेरे को कुछ याद नहीं रहता कि क्या लिखना था क्या नहीं लिखना था। बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और जब मैंने स्टार्ट करा था लिखना, तो मेरे भी काफ़ी पैरा ईजिली बन जाते थे, क्योंकि फिर देखो, जैसे आप सोच लोगे कि हमें ये बाद में लिखना है, तो आप नीचे का ऊपर लिख देते हो, ऊपर का नीचे लिख देते हो, एक सीक्वेंस से चलना होता है ना, तो टीचर भी बहुत खुश रहता है चेक करते टाइम। अब देखो, राइटिंग सेक्शन में फॉर्मेट बहुत मैटर करता है।
अब हर एक एक चीज़ का फॉर्मेट होता है, नोटिस का फॉर्मेट, इनविटेशन का फॉर्मेट और फिर रिजेक्ट का भी फॉर्मेट होता है। और इनविटेशंस में भी एक नहीं है, कार्ड फॉर्मेट होता है, लेटर फॉर्मेट होता है और जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट होता है, सब चीज़ के फॉर्मेट होते हैं। मैं बताऊंगी कि देखो इनविटेशन और रिजेक्शन में से आप इनविटेशन करना, जॉब एप्लीकेशन और एक और लेटर होता है, मेरे को भी वो ध्यान नहीं आ रहा है, तो आप हमेशा जॉब एप्लीकेशन करना, क्योंकि जॉब एप्लीकेशन पूरा रटा हुआ होता है, बस उसमें आपको जॉब नेम, उसकी क्वालिफिकेशन चेंज करनी होती है और वो आपका 5 मिनट के अंदर या फिर उससे भी लेस टाइम में हो जाएगा, क्योंकि बायोडाटा भी बना हुआ होता है, सब आपको बस नाम और वगैरह भरना होता है उसमें। ये नहीं कह रही कि वो बना हुआ आता है पेपर में, मतलब वो रटा हुआ होता है, एक फॉर्मेट होता है। आप अगर एक तान्या शर्मा मैम है यूट्यूब पे, उनकी जॉब एप्लीकेशन की वीडियो देखोगे वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। और आर्टिकल और रिपोर्ट में तो आप देख सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो या फिर टॉपिक जिस पे ईजी हो, जो आपके फैमिलियर हो, वो आप ले सकते हो। और नोटिस आते हैं, आप फिर नोटिस भी इजी रहेगा, नोटिस करने में ज़्यादा टाइम नहीं जाता। आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल और रिपोर्ट में हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप बहुत ही अट्रैक्टिव और उस पर हेडलाइन रखोगे, वो मैम को या टीचर को मार्क्स देने में है, बोनस मार्क्स के लिए। जब आप पैरास राइटिंग में लिखते हो तो सिंपल इंग्लिश लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के या फिर कुछ अलग वर्ड्स लिखोगे तो मैम को कंफ्यूज भी हो सकती है, आपके मार्क्स डिडक्ट भी कर सकती है। और देखो जो भी आप उसमें टेंस यूज़ करोगे वो पूरा टेंस सेम चलता रहना चाहिए, ऐसा नहीं प्रेजेंट भी आ रहा है, पास्ट भी आ रहा है, कंटिन्यूस सब मिक्स हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। और राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग अगर आपकी नीटली होगी तो वो इजीली चेक हो सकता है, मैम को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखो लिंकिंग वर्ड्स को यूज़ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक हाउएवर, बिकॉज, इन रिलेशन टू, देयरफॉर, इन एडिशन टू। ये आप यूज़ करोगे ना, मैम को थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई इसको इंग्लिश आती है अच्छे से, ये वर्ड्स यूज़ कर रहा है, तो आप उसको भी डाल सकते हो। देखो अब बात करते हैं लिटरेचर सेक्शन की, द मार्क्स बूस्टर सेक्शन। देखो ये मार्क्स बूस्टर कह सकते हैं अगर आपने स्मार्टली प्रिपेयर करा हो। अगर आप इसको ऐसे ही हल्के में ले रहे हो कि लिटरेचर है, कुछ चैप्टर ही तो हैं, बस ऊपर से पढ़ेंगे आंसर बना देंगे, तो नहीं, इस सब के मार्क्स डिडक्ट भी हो सकते हैं। आपको क्या करना है, देखो आप चैप्टर को पढ़ो पहले बुक से, फिर आप यूट्यूब से एक एनिमेटेड वीडियो देखो, किसी को समझाना, लेक्चर मत देखना, एनिमेटेड वीडियो देखोगे तो वो हेल्पफुल रहेगा। आपने पहले बुक से चैप्टर पढ़ लिया, आपको समझ आ गई कैरेक्टर्स क्या आते हैं, क्या स्टोरी है, क्या लाइन है, फिर आपने एनिमेटेड देखे तो आपको पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। मैं ये स्ट्रेटजी यूज़ करती थी और ये मेरे को काफ़ी हमेशा हेल्प करता था। इंग्लिश करने के लिए टाइम नहीं निकलता है सबका, ऑफकोर्स मेरा भी नहीं निकलता था। सेशन स्टार्ट होने से पहले ही मई अप्रैल मई में मैं अपने इंग्लिश का सिलेबस पहले ख़त्म कर लेती थी, सिर्फ लिटरेचर का, सिर्फ लिटरेचर, सारे चैप्टर्स को मैं पढ़ती थी, उसका एक एनिमेटेड वीडियो देखती थी और सिर्फ एक पेज पे मैं उसके नोट्स बना लेती थी, सिर्फ कैरेक्टर्स का कि वो क्या, उस कैरेक्टर में क्या है, उसका क्या रोल है, क्या स्टोरी है, और सिर्फ टैग्स में। मैं ये रिकमेंड आपको भी करूँगी कि आप उसके एनिमेटेड वीडियो देखो और एक बार चैप्टर पढ़ो। देखो अब पोम्स और प्लेस की बात करें तो देखो पोम्स में क्या होता है, मैं स्कूल का ही वेट करती थी, क्योंकि मेरे को मैम जो समझाती थी ना पोम्स, जो वर्ड्स को एक्सप्लेन करते थे, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बताना था, तो मैं पोम्स के लिए स्कूल पर ही रहती थी, मैं सिर्फ चैप्टर्स को फिनिश करती थी। पोम्स के लिए एग्ज़ाम में उसके लिए इम्पॉर्टेंट लाइंस पता होनी चाहिए, जो जो उसमें वोकैबलरी यूज़ हुई है वो आपको पता होनी चाहिए कि उस वर्ड का उस टाइम पे क्या मीनिंग था और उसके टाइम पे क्या हो रहा था, मतलब ये होता है पोएम्स में। और जब आप लिटरेचर के आंसर्स लिखते हो तो आंसर्स में 3 बॉडी आनी चाहिए, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड देन कंक्लूजन। इंग्लिश के टीचर अगर आपकी 3 बॉडी देखेगी ना तो वो काफ़ी खुश होगी और आपको मार्क्स भी दे सकती है इजीली। अगर आपका छोटा 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो भी आपका वो जो आंसर की लाइन है वो आई थिंक 6 लाइन में होनी चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन 1-2 लाइन में, मेन बॉडी 2-3 लाइन में, ऐसे जाएगा ना तो आपका वो बन जाता है। ऐसा नहीं होता कि 2 मार्क्स का है तो 2 लाइन में लिख दो, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। 1 मार्क्स का भी 2 लाइन में नहीं आता इंग्लिश में। अगर आपको लाइन्स याद नहीं होती हैं, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, बस एक बार पढ़ा है तो आपको लाइन्स याद नहीं होगी, तो इसके लिए आपको 2 बार चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि कहाँ क्या लिखना है। अगर आप एक ही बार पढ़ के पहुँच जाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं कब कहाँ लिखूँ। और मैं इसमें भी कहूँगी कि जब आप क्वेश्चन लिखो तो उसका एक बार कीवर्ड लिख लेना क्वेश्चन पेपर में, ताकि जब आप उसका आंसर करो तो आप सीक्वेंस वाइज चलो, और जितना आप नीटली काम करोगे ना, सीक्वेंस वाइज काम करोगे, वो भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखो ये 3 सेक्शंस थे, हमने कवर कर लिए, बट अगर आप पैरा के लिए क्वेश्चन आंसर्स में आंसर्स बनाने के लिए, रिपोर्ट आर्टिकल में बनाने के लिए आपको ग्रामर नहीं आती, तो ग्रामर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रामर के लिए टेंसेस, मोडाल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच, प्रपोजिशंस, ये जो भी टॉपिक है ना सारे,
आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो शायद आप दिन में सिर्फ 5 या 10 क्वेश्चन करोगे ना इन सब के, तो आपकी ग्रामर धीरे धीरे करके ठीक होने लगेगी और आपके आंसर्स बड़े कॉन्फिडेंट साउंड करेंगे। क्योंकि अगर आपकी ग्रामर मिस्टेक्स होंगी हर एक लाइन पे तो उसके मार्क्स डिडक्ट होते रहेंगे। अगर आपकी बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी, तो अगर आपने कुछ गलत भी लिखा होगा ना एक लाइन मुश्किल से, तो उसके मार्क्स नहीं गलत है कटेंगे। तो देखो अगर हम अब टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, टाइम मैनेजमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश में, क्योंकि टाइम ऐसे निकलता है बस लिखते रह जाते हैं बच्चे। तो देखो लास्ट के आपको 10 मिनट तो निकालने ही निकालने हैं। हर पेपर में आपको 10 मिनट निकालने होते हैं मिनिमम टू रिव्यू योर एग्ज़ाम एंड फाइंड द मिस्टेक्स। तो देखो स्टार्टिंग की बात करते हैं। जो स्टार्टिंग के 15 मिनट होते हैं, आपको उसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन ही करना है। 15 मिनट में आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन फिनिश कर देना है। अगर चलो नहीं होता 15 मिनट में, तो आपको एक तो हो जाना चाहिए, क्योंकि वो 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप उसमें पूरे पेपर पढ़ने बैठोगे तो क्या फ़ायदा, आपने पढ़ लिया फिर क्या फ़ायदा, आप फिर उसमें टाइम वेस्ट करोगे पढ़ने में। तो आप 15 मिनट में सिर्फ एक आरसी भी कर लोगे ना तो भी काफ़ी होगा। बट मैं रिकमेंड करूँगी आप कोशिश करो, प्रैक्टिस करते करते आपका 2 भी हो सकते हैं 15 मिनट में। अगर आपके 15 मिनट में नहीं होते हैं, उसके बाद आप उसमें 15 मिनट और लगा दो, तो 15 मिनट गए, आरसी हो गया आपका सेक्शन फर्स्ट। फिर आप राइटिंग स्किल्स पे आओ, क्योंकि देखो अगर आप लिटरेचर पहले करोगे उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना उसमें टाइम निकल जाता है करते करते। तो आप पहले राइटिंग सेक्शन करो, सारे क्वेश्चंस लाइन वाइज करो जो जो आपको करने हैं। और उसमें देखो राइटिंग सेक्शन होता है, उसमें लेटर्स के लिए एक पेज होता है पूरा, आपको नीचे से स्टार्ट नहीं करना होता। किसी में आधा पेज छोटा है तो वहाँ से, तो आपको लेटर के लिए नया पेज, नोटिस के लिए नया पेज, आर्टिकल के लिए नया पेज, सब में नए नए पेज लेने होते हैं। उसके बाद आप लिटरेचर का आना। देखो आप राइटिंग और लिटरेचर में कर सकते हो आगे पीछे जो आपको करना है, बट मैं रिकमेंड करूँगी आरसी आप पहले ही करना। आरसी आप लास्ट के लिए नहीं छोड़ना, वो रह ही जाता है फिर। अगर आप सोचते हो कि लास्ट में किसी बच्चे के भरोसे कर लूँगा या कर लूँगी, तो वो नहीं, आप अपने जितना हो सकता है उतना ज़रूर करना। लास्ट मिनट टिप्स की कुछ बात करते हैं जिससे आपके मार्क्स बूस्ट अप हो सकते हैं। तो देखो लिटरेचर के लिए रिवाइज कोट्स एंड लाइंस फ्रॉम द चैप्टर। अगर आप आंसर्स में जो यूनिक कोट्स होते हैं हर चैप्टर के वो ऐड करोगे ना, तो मैम को लगेगा कि इसने चैप्टर पढ़ा है, तो वो आपको मार्क्स दे देंगे आराम से। देखो जितनी आपकी हैंड राइटिंग नीट होगी इंग्लिश में उतनी ही अच्छा रहेगा, जितनी गंदी होगी उतना मैम का मुंह सड़ेगा। तो इंग्लिश का एग्जाम होता है, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम आराम से करोगे, मतलब आराम से नहीं करना है, जल्दी करना है, बट उसमें वो रश वाला जल्दी नहीं करना है कि आपको जल्दी से पेजेस भरने हैं, बस पेज भरते जाओ भरते जाओ। अगर आप अच्छे से करोगे ना तो भी आप इजीली पेपर कवर कर लोगे। सो स्टडी स्मार्ट एंड फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, आई प्रॉमिस कि आप 90+ स्कोर कर ही लोगे इंग्लिश में। तो देखो फॉलो करते जाओ, अच्छे से कंसिस्टेंट रहो, और 90+ दूर नहीं है। If you like this video, do like and hit the subscribe button so that you don't miss any video of me.